आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते, आज तक रेडियो आप सुन रहे हैं और मैं हूं कुलदीप मिश्र और ये है पॉड खास, जिसमें हम किसी एक टॉपिक पर डिटेल्ड बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स लगने वाले इश्यूज को आसान तरीके से समझा सकें। कोई भी एक टॉपिक चुनते हैं और उसके सारे आयाम पर हम डिस्कशन करते हैं। आज पॉडकास्ट में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन। बल्कि और स्पेसिफिक टॉपिक ये है कि वैक्सीन के जो तमाम कैंडिडेट्स एक दौड़ लगा रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि सारे वैक्सीन कारगर निकलें, कामयाब हों, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो कि जो हमारी फ्रंट रनर वैक्सीन हैं वो अपने ट्रायल में फेल कर जाएं तो क्या होगा। आज इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ हैं indiatoday.in में असिस्टेंट एडिटर प्रभाष के दत्ता। और प्रभाष जी से तो आप लोग मिले ही हैं, आज तक रेडियो पर आपने सुनते रहते हैं। प्रभाष रिसर्च बेस्ड इन डेप्थ स्टोरीज करते हैं और बहुत कमाल और बहुत जरूरी बातें और जरूरी एंगल्स वो खोज कर लाते हैं। वेलकम प्रभाष। शुक्रिया। आपने ये स्टोरी प्रभाष फॉलो की है, रिसर्च की है। ये जो दौड़ है वैक्सीन की, उसमें 2-4 वैक्सीन सबसे आगे बताई जाती हैं। जैसे हम ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वाली जो वैक्सीन है उसके बारे में अक्सर सबसे ज्यादा अपडेट्स उसी के बारे में सुनते हैं। सबसे पहले बातचीत ऐसे शुरू करते हैं कि इस वक्त दुनिया में कितनी वैक्सीन पर काम चल रहा है, उनके बारे में बता दीजिए। भारत उनमें से कितनी वैक्सीन के साथ इन्वॉल्व है? देखिए, पूरी दुनिया में तो 320 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स है जिन पे काम चल रहा है। जहाँ कुछ काम बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनको कैटलॉग किया गया है। WHO करीब 180 वैक्सीन कैंडिडेट्स को फॉलो कर रही है जो ट्रायल स्टेजेस में पहुंचे हैं, और उनमें से करीब 7-8 ऐसे हैं जो प्रोमिनेंट हैं और उन पे ही ज्यादा चर्चा होती है। वजह ये कि वो बड़ी कंपनियां हैं, उनका बड़ी कंपनियों के साथ एक फायदा ये होता है कि उनका पीआर मजबूत होता है, उनकी रीच अच्छी होती है, और उनका जो सोशल मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया में उनकी रीच होने की वजह से वो लोगों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा पाते हैं। फंड की दिक्कत नहीं होती है, तो हम उनका नाम ज्यादा सुनते हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो वैक्सीन डेवलप हो रहा है उसे एस्ट्राजेनेका प्रोड्यूस करेगी। अलग अलग देशों में उन्होंने पार्टनरशिप की है। इंडिया में भी है, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ उसकी पार्टनरशिप है। दूसरी बहुत ही चर्चित वैक्सीन कैंडिडेट है जो मॉडर्ना बना रही है। तीसरी है जो फाइजर और बायोएनटेक के बीच का है। एक और है रशियन वैक्सीन कैंडिडेट है जो वहाँ के गैमलिया इंस्टीट्यूट है वो डेवलप कर रही है। चाइनीज वैक्सीन कैंडिडेट्स है कुछ, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा साइनोवैक की है। तो ये कई सारे कैंडिडेट्स है। भारत के अपने वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो भारत बायोटेक भी बना रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन पे चर्चा है और जो प्रॉमिसिंग है। प्रॉमिसिंग इस सेंस में हम समझ रहे हैं उनको कि उनके इनिशियल ट्रायल्स में सक्सेस दिखी है। सक्सेस की डिग्री अलग अलग है, तो उन डिग्रीज के हिसाब से जो सबसे प्रॉमिसिंग लोगों को लग रहा है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक जिस वैक्सीन पे काम कर रहे हैं वो वैक्सीन लग रहा है, और जिसको लेकर भारत ने पार्टनरशिप भी की है। सीरम इंस्टीट्यूट उसको प्रोड्यूस करेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा और पूरी दुनिया में सप्लाई करेगा। प्रभाष, इस रेस में जो दूसरी पंक्ति की वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उस पर अपन बात शुरू करें। उससे पहले मैं समझना चाहता हूँ, आप प्रॉमिसिंग वैक्सीन बता रहे थे, ये जो फ्रंट रनर्स हैं उन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी अभी तक उनके ट्रायल्स में आए हैं, पर डाउट क्लाउड जो है वो उसमें इजाफा भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जब कुछ समय के लिए ट्रायल को रोका गया, भारत में भी रोका गया। जी बिल्कुल। तो वो डाउट क्लाउड के बारे में बता दीजिए कि क्यों दूसरी पंक्ति की वैक्सीन पर बात करना जरूरी है इस डाउट क्लाउड की वजह से। देखिए, एक जो बिल्कुल शुरू से डाउट्स रहे एक्सपर्ट्स के, ये WHO के कई सदस्य कह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के, UN के भी जो चीफ हैं वो भी इस पे अपनी राय जता चुके हैं, और दुनिया भर में कई सारे इंडिपेंडेंट हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं
जो इसको लेके थोड़े सशंकित रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तेज रफ्तार से वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चल रहा है और जिस तेज रफ्तार से हम सक्सेस क्लेम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक शंका का विषय है। अभी तक देखिए, जो सबसे जल्दी वैक्सीन बन पाया है रिकॉर्ड टाइम में, वो मम्स का है। उसे भी 4 साल लग गए थे। और कोविड को, इस बीमारी को आए हुए दुनिया में अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। हमें आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर को पता चला कि ये बीमारी है, इसको एक्नॉलेज किया गया। अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं और हम 300 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स पर रिसर्च और उनके ट्रायल के अलग अलग स्टेजेस पे बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो द्रुत गति है, ये जो हरेडली अराइव्ड वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, ये सही नहीं है। और इसको बल मिल रहा है जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसमें। जैसे चीन ने बहुत जल्दी वैक्सीन बनाने की दिशा में घोषणाएं शुरू कर दी या खबरें लीक करनी शुरू कर दी, जैसा भी समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं इसे। और उसने डिटेल नहीं बताया कि आखिर उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। जब तक मेथोडोलॉजी ना मालूम हो तो हेल्थ एक्सपर्ट वो श्योर नहीं हो रहे हैं। और जब हेल्थ एक्सपर्ट श्योर नहीं होंगे तो हम और आप, आम जनता कैसे निश्चिंत हो सकती है वो वैक्सीन हम लेके सुरक्षित रहेंगे। वैसा ही रूस के केस में है। रूस के वैक्सीन बन जाने की घोषणा वहां के राष्ट्रपति ने कर दी। उनका वीडियो हर जगह पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अब उसकी डिटेल्स में वो कहते हैं ना कि द डेविल लाइज इन द डिटेल। अब उसकी डिटेल जो देखेंगे आप, तो जब उन्होंने रिलीज किया वीडियो, उस वक्त सिर्फ 76 लोगों पर उसका ट्रायल हुआ था। उससे ज्यादा ट्रायल तो रामदेव का जो कोरोना के नाम से जो दवाई आ गई, कोरोनिल, उस पे 100 लोग उस ट्रायल में सम्मिलित थे। अब ये रूस ने जिसको वैक्सीन बना के कहा, उसमें सिर्फ 76 लोग। हालांकि बाद में कुछ और हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि नहीं, उसके बाद में आए जो रिजल्ट है वो बेहतर है। सबसे प्रॉमिसिंग था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है अभी भी, लेकिन उसकी वजह यह है कि वहाँ जो साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी कर रही है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग के वेयरविडल्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक तीसरी कंपनी को से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी जो 3 अहम पहलू होते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के, एक रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों अलग अलग एक्सपर्ट डोमेन के लोग या कंपनियां कर रही हैं। तो इसलिए सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा था। लेकिन वहां क्या हुआ कि एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति में सीरियस इलनेस की बात सामने आई है। अब ये पॉसिबल है। अगर आप किसी दूसरी बीमारी को लेकर ढूंढे जाने वाली वैक्सीन से तुलना करेंगे तो इस तरह की इलनेसेस की रिपोर्ट होनी बिल्कुल आम सी बात है। और फिर वो ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा देखते हैं, फिर उनका रिव्यू किया जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बस उदाहरण के तौर पे समझिए कि 40 साल से HIV के खिलाफ एक वैक्सीन की तैयारी चल रही है और उसको नहीं पहुंच पाए हैं हम लोग। वो सिर्फ इसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं कि उसके नेचर को लेकर सर्टेन नहीं हो रहे हैं। और ये सारी बातें हैं जो बताती हैं कि शायद वैक्सीन को लेकर जो जल्दबाजी है, जो तेजी है, ये तेजी नहीं जल्दबाजी हो जाए और उससे मुसीबत हो जाए। मुसीबतें 2 तरह की जिसकी आशंका है। एक ये कि देयर कुड बी सम एडवर्स फॉल आउट। जैसे ले लिया वैक्सीन, इससे कोरोना वायरस से तो शायद प्रोटेक्शन दे दे, लेकिन कोई और कॉम्प्लिकेशन बॉडी में दे जाए। क्योंकि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की स्टडी 6 महीने या 1 साल तक के लिए भी नहीं हुई होगी, जब ये वैक्सीन अगर इस साल के अंत तक आ जाता है तो। दूसरा कि ये पार्शियल इम्यूनिटी दे दे, और तो पार्शियल इम्यूनिटी दे दे तो हो सकता है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित ना महसूस करें। तीसरी स्थिति ये भी बन सकती है कि ये इम्यूनिटी 3 महीने या 6 महीने के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो, क्योंकि आपने वैक्सीन के डेवलपमेंट का जो रेगुलर कोर्स रहा है अभी तक दुनिया में,
वो समय दिया ही नहीं है। जिस वैक्सीन को डेवलप करने में आपने 1 साल नहीं लगाया, आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो 1 साल तक कारगर हो? नहीं पता है अभी। तो इन सारी बातों को लेकर शंकाएं हैं और ज्यादातर ये जो वैक्सीन बन रहे हैं, ज्यादातर नई नई टेक्नोलॉजी, नए तरीकों का इस्तेमाल करके बन रहे हैं। इसलिए जो एक कह रहे हैं आशंका के बादल हैं इसके ऊपर, वो उसकी ये वजह है। और ये वजह अगर इतिहास देखकर वैक्सीन डेवलपमेंट का, वो जायज लगती है। ऐसा नहीं लगता है कि वो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स सवाल खड़े कर रहे हैं, शंका जता रहे हैं, वो गलत हो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। वो आगाह कर रहे हैं और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं आज वैक्सीन कैंडिडेट्स पर। एक छोटा सा ब्रेक। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। पॉडकास्ट में आपका स्वागत। बात कर रहे हैं प्रभाष के दत्ता से वैक्सीन के बारे में। यहाँ से बात शुरू होती है अंडरडॉग्स की वैक्सीन कैंडिडेट्स में, जो दूसरी पंक्ति की, तीसरी पंक्ति की कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से कुछ हो सकता है बहुत प्रॉमिसिंग भी लग रही हो, पर फंड्स के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें फंड्स मुहैया कराए जाने की जरूरत क्यों है, ये इस पर आपने स्टोरी की है। इसको लेकर के क्या आर्ग्यूमेंट? देखिए, ये बहुत सारे ये जो टॉप कैंडिडेट्स हैं, जनरली ये एमएनसी की हैं या सरकार, कुछ बड़ी सरकारों ने, जैसे कि रूस की है या चीन की है, इन्होंने पैसा लगाया है, इन्होंने फंड दिया इन्हें, तो इनके वैक्सीन डेवलपमेंट में फंड की दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी वायरोलॉजिस्ट हैं जो जिनका अपना एक मुकाम है, एक पहचान है वायरोलॉजी की दुनिया में, और एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से। उनमें से एक है पीटर पैलेसी। इनके बारे में अभी द नेचर में छपी एक रिपोर्ट है और जिसमें उन्होंने अपनी बात कही है कि उन्हें फंड की दिक्कत हो रही है, जबकि उनका जो रिसर्च पेपर है वो पढ़ के ये लगता है कि वो बहुत कारगर वैक्सीन हो सकती है और वाकई बहुत सस्ती भी हो सकती है। उसके बारे में एक जो ये पीटर पैलेसी की जो बात की है हमने, तो इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक जो वैक्सीन बना है, ये वैक्सीन एक बर्ड वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया है और वो जो वैक्सीन है वो कुछ वैसे काम करेगा जैसे कि कोरोना वायरस, जो सार्स कोवी कोरोना वायरस है, उस पे स्पाइक प्रोटीन जो हमारे बॉडी के सेल्स से अटैच होकर अंदर घुस जाता है और उसके बाद इन्फेक्शन फैलाता है, वहीं से उसको चैनलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये बर्ड वैक्सीन, बर्ड वायरस से लिया हुआ मॉडिफाई करके जो कर रहे हैं, इसके वायरस और इसके स्ट्रैंड चिकन और एग्स में भी मिलते हैं, यानी बहुत इजीली अवेलेबल है। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, जो वैक्सीन अभी डेवलप किया लैब में, वो चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया है और उन्होंने पाया, उनकी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट छपी है, जिसमें पूरी तरह से चूहों को कोविड से प्रोटेक्शन मिलने की बात कही। उन्होंने अपने टेस्टिंग में ये पाया। लेकिन अब वो फंड, उन्हें ये लगा था, उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये छपेगी खबर, ये रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, तो उनके पास इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी। लोग चाहेंगे कि ये नेक्स्ट स्टेज में जाए और ताकि इजीली पूरी दुनिया को मिल सके वैक्सीन, और जो बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो और जिसका मास स्केल प्रोडक्शन भी इजी हो जाए। लेकिन उनको फाइनेंसर्स नहीं मिल रहे हैं, उन पर पैसा लगाने वाले लोग नहीं आ रहे हैं। और ये ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में कह रहे हैं कि वायरोलॉजिस्ट अपने अपने लैब्स में, छोटे छोटे लैब्स में वो काम कर रहे हैं जो किसी एमएनसी से अटैच नहीं है, और इस वजह से उनके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स को भी नेक्स्ट स्टेज, जो ह्यूमन लेवल ट्रायल्स होते हैं, वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये एक वजह है जिससे कि कहा जा रहा है कि अगर फ्रंट रनर्स पर शंका है
उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मेथोडोलॉजी थोड़ी नई है और शायद वो कॉस्टली भी हो क्योंकि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर फ्रंट रनर्स वो थोड़े स्टम्बल करें तो क्या हो, तो उसके लिए केस है कि जो अंडरडॉग्स जिन्हें हम कह रहे हैं, जिनके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं इनिशियल स्टेजेस में, उन पे पैसा लगाया जाए, उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जाए, क्योंकि वैक्सीन तो चाहिए। ये वायरस अभी इसकी गुंजाइश नहीं लग रही है, ये वायरस आसानी से अगले 6 महीने में या 1 साल में अपने आप चला जाए। वैक्सीन की जरूरत होगी और पूरी दुनिया को जरूरत होगी, क्योंकि जिस रफ्तार से दिसंबर में निकल के मार्च तक यह वायरस एक पैंडेमिक ले जाता है, तो अगर एक भी व्यक्ति इस वायरस को कैरी करता है और वैक्सीन नहीं है दुनिया में, तो एक सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक पूरी दुनिया में आ सकता है। इसकी आशंका हमेशा रहेगी। ठीक है, तो मोटा मोटी यही बात कि हो सकता है जो वैक्सीन कैंडिडेट्स अभी ज्यादा भरोसे की लग रही हैं, जो अंडरडॉग्स हैं, असल वैक्सीन वो निकल के आए आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद। वैक्सीन बनाने की जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, हमें नहीं मालूम उनमें से कौन सी ज्यादा सफल और ज्यादा स्थायी होगी। पॉडकास्ट में आज इतना ही। थैंक यू प्रभाष के दत्ता। याद रखिए कि ये बातचीत आपने आज तक रेडियो पर सुनी, और अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खासतौर से उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसे जरूर भेजिए जहां इस महामारी के बारे में, इसके इलाज के बारे में और वैक्सीन के बारे में भ्रामक संदेश फैलाए जाते हैं। अगला पॉडकास्ट आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, हमें ईमेल करके बताएं radio@aajtak.com पर। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।